हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगम करता में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 1 के सीडीपी के क्वेश्चंस देखेंगे। 27 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था, उसमें सीडीपी के जो 30 क्वेश्चंस आए हुए थे, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ को देखते हैं, चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं, तो आप भी आसानी से सीडीपी में 30 में से 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, ये पेपर नंबर 7 है। इससे पहले के 6 पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस को, सभी पेपर्स को एकदम डिटेल में डिस्कस किया गया है, सभी क्वेश्चंस को एकदम डिटेल में पढ़ाया गया है। दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, जिन चीज़ों को पढ़कर मेरे पहली बार में सीटेट में 117 नंबर आए हैं, उन सभी चीज़ों की तैयारी मैं आपको इस चैनल पर करवाऊंगा, जिसे पढ़कर आप भी आसानी से सीटेट के एग्ज़ाम में 120 से ज़्यादा नंबर पहली बार में ही लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, तो मैंने एयरफोर्स का एयरमैन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, रेलवे का लेवल 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, जिसे ग्रुप डी एग्ज़ाम भी वो बोल देते हैं। और उत्तर प्रदेश में एक आयोग है यूपी SSSC, जो कि पीईटी के नाम से एग्ज़ाम करवाता है, और ये एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। इसके अलावा सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम मैंने अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किए हैं। दोस्तों, इसका प्रूफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मेरा रिजल्ट है। दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम मैंने दिया था। वो मेरा पहला एग्ज़ाम था सीटेट का, दिसंबर 2022 का। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है, और यहाँ पर आप मेरा स्कोर देख सकते हैं। जो पेपर 1 है, उसमें मेरी 150 में से 117 मार्क्स हैं। ये आप देख सकते हैं, 150 में से मेरे 117 मार्क्स हैं। और दोस्तों, जो पेपर 2 है, वो आप देख सकते हैं, पेपर 2 में मेरे 150 में से 102 मार्क्स हैं। तो ये दोस्तों, आप प्रूफ देख सकते हैं मैंने जो सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, जिस पर आप दबाएंगे तो आपको इस तरह की बेल बनकर आ जाएगी। और इस बेल के ऊपर जब आप दबाएंगे तो आपको इस तरह के कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम जो 30 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, ये सभी 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। जो रेस्पॉन्स शीट होती है, उसमें से ये सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, और इनके जो आंसर्स हैं वो रिवाइज्ड आंसर की से मैच किए हुए हैं। इसलिए आप बेफिक्र होकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं, बिना ये सोचे कि कहीं आंसर हमारे गलत तो नहीं हो जाएंगे। सभी आंसर एकदम ऑथेंटिक हैं, सभी क्वेश्चन एकदम जेन्युइन है। सभी को जो आंसर्स हैं उन्हें रिवाइज्ड आंसर की से मैच किया हुआ है, तो कोई भी आपका जो आंसर है वो गलत नहीं होगा। एग्जाम में आपका एक भी नंबर माइनस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लिंग और जेंडर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। क्यों होगा? तो देखिए, जो लिंग होता है, लिंग जो शब्द होता है वह जैविक अंतरों के लिए प्रयोग किया जाता है। जो लिंग शब्द होता है वो जैविक अंतरों के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि जो जेंडर शब्द है वो एक सामाजिक संरचना है। जो जेंडर जो शब्द होता है वो क्या होता है? सामाजिक संरचना है, समाज के द्वारा बनाया गया एक संरचना है। क्या? जेंडर। तो यही इसमें बोला गया है कि डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है। जैविक अंतरों का मतलब है कि जीवों में अंतर करने के लिए। तो जीवों में अंतर करने के लिए कि ये लड़का है, ये लड़की है, या फिर ये स्त्रीलिंग है, या ये पुल्लिंग है। तो इस तरह से जो जैविक अंतर होता है, जीवों में अंतर करने के लिए हम लिंग शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। तो पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त तो कौन ये तय करता है? जो होती है समाज। तो जो जेंडर होता है वो एक सामाजिक संरचना होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए,
कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो क्लास में हमें प्रिंट समृद्ध वातावरण का उपयोग करना चाहिए। तर्क, इसका जो तर्क है यार वो दे रखा है, उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो उपकारी वातावरण होता है वह भाषा के विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही व्याख्या करता है। तो ए और आर दोनों ही सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ दे रखा है चर्चा करनी चाहिए। तो चर्चा करना कैसा वर्ड होता है? चर्चा करना एक अच्छा शब्द होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2, उन्हें कक्षा के एक अलग खंड में बैठाना चाहिए। कि जो बच्चे गलतियां करते हैं, क्या हमको उन्हें कक्षा के किसी एक कोने में बैठाना चाहिए, क्लास के किसी एक भाग में बैठाना चाहिए? ये बिल्कुल गलत है। हमें बच्चों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। हम अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो क्या हम उनको क्लास में किसी एक अलग जगह में बैठा दें? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए। जो बच्चे गलतियां करते हैं, क्या हमको उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए? तो ये ऑप्शन भी गलत है। हमें सभी बच्चों को बराबर महत्व देना चाहिए। सभी बच्चे योग्य होते हैं, सभी बच्चे सभी चीज़ों को सीख सकते हैं और सभी जो बच्चे होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, हमारे लिए खास होते हैं, शिक्षक के लिए खास होते हैं। ऑप्शन नंबर 4, उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक कि वे गलती करना छोड़ न दें। यानी कि जब तक बच्चे गलतियां करना बंद न कर दें तब तक हमें बार बार किसी कार्य को दोहराने के लिए कहना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। क्यों गलत है? देखिए, बार बार दोहराना, किसी भी कार्य को बार बार रिपीट करना, दोहराना, बार बार करना, ये नेगेटिव वर्ड होता है। तो ये इसीलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन सेम है, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सेम है, गलत है। और एक ऑप्शन डिफरेंट है, पहला वाला, जो कि सही है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन डिफरेंट होता है बाकी के 3 से, वही हमारा सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? यानी कि एक छात्र है जो अंदर से ऊर्जा से भरा हुआ रहे, आंतरिक रूप से प्रेरित रहे, इसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर। तो सहयोग देकर एक कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। शिक्षक के द्वारा बच्चों को सहयोग देना चाहिए। तो ये हमारा सही आंसर हो सकता है। लेकिन पहले बाकी के ऑप्शंस को देख लेंगे। दुश्चिंता और भय पैदा करके, यानी कि बालकों के अंदर चिंता, जिसे दुश्चिंता भी कह देते हैं, दुश्चिंता और भय पैदा करना चाहिए। तो दुश्चिंता और भय पैदा करना दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। वास्तविक इनाम, जैसे टॉफ़ी देकर, तो इनाम देना, टॉफ़ी देना, कोई भी चीज़ इनाम देना या पुरस्कार देना, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4, प्रतिस्पर्धा परीक्षण द्वारा। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। क्या हमें बच्चों के बीच में कंपटीशन को बढ़ावा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, जब सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, तो जब छोटे मोटे कार्य बच्चों को करने होते हैं तो बच्चे उनके लिए मांसपेशियों का भारी भरकम प्रयोग नहीं करते हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, तो छोटे कार्यों को करने के लिए बच्चों को मांसपेशियों का हल्का फुल्का प्रयोग ही करना पड़ता है। तो देखिए, लिखने में बच्चे केवल अपने पंजे का, जो हाथ का जो पंजा होता है, उसका प्रयोग करेंगे। तो ये क्या है? ये हल्का कार्य है। जबकि दौड़ना, जब बच्चे दौड़ेंगे तो उनका पूरा शरीर मूवमेंट करेगा, उनकी ऊर्जा खर्च होगी। तो दौड़ने में उनके शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं उन्हें काम अधिक करना पड़ेगा। तो दौड़ना एक भारी भरकम काम है लिखने की अपेक्षा।
तो जो दौड़ना है वो क्या हो जाएगा हमारा, जो दौड़ना है वह सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल नहीं होगा। अगर सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल नहीं होगा तो कौन सा होगा, स्थूल गत्यात्मक कौशल। स्थूल गत्यात्मक कौशल का अर्थ होता है भारी भरकम काम करना, ऐसे कार्यों को करना जिसमें मांसपेशियों का अच्छा खासा प्रयोग होता है। तीसरा ऑप्शन देखिए कूदना, तो कूदना भी हमारा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल नहीं है, कूदना भी स्थूल गत्यात्मक कौशल है, क्योंकि जब हम कूदेंगे तो हमारे शरीर का प्रयोग होगा, मांसपेशियों का प्रयोग होगा। तैरना, जब हम पानी में तैरते हैं तो हमें अपने हाथ पैर चलानी होती हैं, जिसमें हमारी ऊर्जा खर्च होती है और हमारा शरीर की मांसपेशियों का भी प्रयोग होता है। तो दौड़ना, कूदना, तैरना, भागना, ये सभी स्थूल गत्यात्मक कौशल होते हैं। जबकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, तो लिखना। लिखना क्या है, लिखना या फिर जैसे कि रोटी बनाना, या ये सभी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल हैं, हल्के कार्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है, वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं, तो दोस्तों ये जो गुण है वो बालक के सृजनात्मकता की ओर संकेत करते हैं। अब सृजनात्मकता ही इसका आंसर क्यों होगा, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्यों है वो हम देख लेते हैं। तो बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है, यानी कि परियोजनाओं पर, प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए जो बिंदु, जो बच्ची है वह क्या है, बहुत ही उत्साहित रहती है। तो बालक उत्साह में कब होगा, बालक जोश में, खुशी में, उत्साह में कब होगा, जब बालक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा। जब किसी भी कार्य को करने में उसकी रुचि होगी तभी बच्चा उत्साहित होता है। और देखिए मौलिक एवं अभिसारी, तो यहाँ अभिसारी लिख गया है, यहाँ पर ये मिस्टेक हो सकती है, CBSE बोर्ड की मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पर अभिसारी की जगह पर अपसारी होना चाहिए। अपसारी समाधानों को खोज कर लाती है। तो दोस्तों जो अपसारी चिंतन, जो अपसारी शब्द होता है वह सृजनात्मकता से ही संबंधित होता है, इसीलिए यह हमारा आंसर हो जाएगा। यह आप आंसर पता लगाने का एक तरीका है। अभिसारी जो होता है वो एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, इसकी जगह पर होना चाहिए था अपसारी। अपसारी शब्द किससे संबंधित होता है, सृजनात्मकता से, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है। प्रक्रियात्मक ज्ञान का अर्थ होता है कि उस सवाल का जवाब देने में हमें कई चरणों का पालन करना पड़े। तो दोस्तों कुछ सवाल ऐसे होती हैं जो मुक्तंत वाले होती हैं। मुक्तंत वाले सवालों का अर्थ होता है कि उनके आंसर्स, उनके उत्तरों का पता लगाने के लिए हमें सोच विचार करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, और उनके एक से ज़्यादा उनके जो आंसर्स हैं उनका पता लगाने के कई तरीके हो सकते हैं। जबकि जो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं, बंद अंत वाले जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर होता है। तो जिन प्रश्नों का एक ही उत्तर होता है वह एक तरह से रॉन्ग स्टेटमेंट होता है, वह हमारा आंसर नहीं होता है। तो देखिए पढ़ लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है अमेरिका की राजधानी क्या है। अगर बच्चे से पूछा जाए कि अमेरिका की राजधानी क्या है तो बच्चा एक ही शब्द में उसका आंसर दे देगा। अमेरिका की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन DC। तो एक ही शब्द में इसका आंसर हो गया। तो ये क्या हो गया, तो ये एक बंद अंत वाला प्रश्न हो गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा भी बालक बता देगा, ये इसका भी एक फिक्स आंसर है। तो जिन प्रश्नों का जो आंसर है वो फिक्स होता है वह हमारा सही आंसर नहीं होता है। जो पौधे होते हैं वह सूर्य की रोशनी में अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, और जो पौधे अपने लिए भोजन तैयार करते हैं तो जो भोजन तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है। तो ये भी एक फिक्स क्वेश्चन है, इसका भी एक फिक्स आंसर होगा, तो इसे भी बच्चा बता देगा। चौथा ऑप्शन देखिए 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, देखिए 3 अंकों वाली हमारे पास 3 अंकों वाली कुछ संख्याएं मान लीजिए हमारे पास, तो उन्हें जोड़ने का तरीका क्या है। तो उनको जोड़ने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने बच्चे से पूछा कि 2 + 3 + 4 कितने हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा
कि 2 और 3 5 और 4 9। लेकिन अगर हम बच्चे से पूछें, इसको हम इस तरह से ही पूछ सकते हैं कि 3 और 4 और 2 को जोड़ें तो हम कितना आएगा, ठीक है। तो इसमें बच्चे को सोच विचार करना पड़ेगा। इसे हम ऐसे भी पूछ सकते हैं बच्चे से कि 4, 2 और 3 को जोड़ने पर क्या आएगा। तो इस तरह से जब हम कई तरह से सोचते हैं, बालक को ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर देने के लिए बालक कई प्रकार से सोच सकता हो, कई प्रक्रियाओं को फॉलो करता हो, उसी को हम मुक्त अंत वाले प्रश्न कहते हैं, प्रक्रियात्मक। और ये बच्चे के प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संरचनावादी। संरचनावादी, रचनावादी, कल्पनात्मक चिंतन, ये सभी पॉजिटिव वर्ड होते हैं। जबकि देखिए जो व्यवहारवादी शब्द है ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। प्रतिपादक नेगेटिव वर्ड है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो देखिए अब हम ध्यान में कैसे रखेंगे कि इसका आंसर संरचनावादी ही होगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं, यानी कि बच्चों ने छोटे छोटे ग्रुप बना रखे हैं और वह किसी कार्य में लगे हुए हैं, ठीक है। और प्रत्येक समूह का एक सहायक है, यानी हर एक समूह का एक हेल्पर भी है। तो इसीलिए सभी जो बच्चे हैं वो मिलजुल करके कोई कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए यह एक संरचनावादी उपागम यहाँ पर कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि जो इसमें ये जो क्वेश्चन है ये किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सही है, तो दोस्तों बच्चों को मिलाकर के जो समूह बनाने का कार्य हो गया, छोटे छोटे समूह बनाकर जब बच्चों से कार्य करवाए जाते हैं, तो इसके बारे में लेव वाइगोस्की ने बताया है। क्योंकि लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है उसे हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। तो क्लास में सभी जो बच्चे होते हैं वो सभी समाज से ही संबंधित होते हैं और वह छोटे छोटे क्रियात्मक समूहों में कार्य करते हैं, तो वह लेव वाइगोस्की से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है। यानी कि बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि क्या है जिन्हें देखने में कठिनाई होती है, तो उन बच्चों के लिए कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त होगी, यानी कि उनको पढ़ाई जाने वाली कौन सी सामग्री उनके लिए लाभकारी होगी। तो देखिए बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें, यानी कि जब किताबें बड़ी अक्षरों में छपी हुई होंगी तो उनको पढ़ने में बच्चों को आसानी होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 2 त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट। त्रिआयामी का अर्थ होता है 3D, तो ये ऑप्शन भी सही है। जब कोई भी मानचित्र या चार्ट 3D में अवेलेबल होगा तो बच्चा उसको छू करके पता लगा सकता है, क्योंकि उसको देखने में तो कठिनाई होती है, तो बच्चा छू करके सीख सकता है। तो ये ऑप्शन भी सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 3 छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक, तो बच्चों को देखने में पहले से ही परेशानी है और हम उसको छोटे अक्षरों में लिखी हुई किताबें देंगे तो वह बच्चे के लिए लाभकारी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 4 सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तित करते हो, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि किसी भी पाठ को वाक्य का मतलब बोलने में परिवर्तित कर देती हूँ। तो यह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को देखने में तो परेशानी है, लेकिन जब बोल करके जैसे मान लीजिए हमने पाठ्यक्रम को रिकॉर्ड करके कोई CD बना दी और उस CD को जब हम प्ले करेंगे तो उसमें से आवाज़ आएगी और बच्चा उस आवाज़ को सुन करके सीख पाएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। तो देखिए पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन यहाँ दे रखा है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है। तो यह लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। क्यों, हम कैसे पता लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए हमें जो क्वेश्चंस और आंसर होते हैं उनमें से केवल पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स को या फिर कुछ
पर्टिकुलर वर्ड्स को पकड़ करके रखना होता है और उन्हीं से हम आंसर्स का पता लगा सकते हैं। देखिए, विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर, तो अंतःक्रिया कराकर, ठीक है, अंतःक्रिया शब्द के बारे में लेव वाइगोस्की ने ही अपने सिद्धांतों में बताया है। लेव वाइगोस्की ने बताया है कि जो बालक का विकास होता है वह सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। और देखिए, सहारा देकर, जब शिक्षक के द्वारा बच्चों को सहारा दिया जाता है तो इसे हम पाठ प्रदान करना कहते हैं। और पाठ प्रदान करने के बारे में लेव वाइगोस्की ने ही अपने सिद्धांत में बताया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समायोजन घटित होता है जब। तो दोस्तों, समायोजन जब घटित होता है जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करते हैं। जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करते हैं या बदलाव करते हैं या संशोधन करते हैं तो इसी को हम समायोजन कहते हैं। तो देखिए, बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी में स्कीमाओं में परिवर्तन संशोधन बदलाव एक ही चीज़ है। तो समायोजन का अर्थ होता है परिवर्तन करना, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। बच्चे अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चे जो होते हैं वो मूर्त अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। तो इसमें देखिए क्या बोला, स्कीमाओं में सम्मिलित करना, स्कीमाओं में सम्मिलित करना या स्कीमाओं में जोड़ना, ये सभी क्या कहलाता है, ये आत्मसातकरण कहलाता है। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि आत्मसातकरण कब घटित होता है तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3, स्कीमाओं में सम्मिलित करना या स्कीमाओं में नया ज्ञान जोड़ना। तो जोड़ना सम्मिलित करना एक ही चीज़ है, तो जब भी जोड़ने या सम्मिलित करने की बात आए तो इसका आंसर आत्मसातकरण होता है। और दोस्तों, आत्मसातकरण को हम समावेशन भी कह देते हैं। तो या तो इसका आंसर आत्मसातकरण होता या समावेशन होता। ऑप्शन में या तो आत्मसातकरण दे रखा होता है या समावेशन दे रखा होता है, दोनों एक ही बात है। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ समायोजन के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4, बच्चे अपने स्कीमाओं को असंबंधित खंडों में बांटते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्कीमाओं में परिवर्तन करना ही समायोजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है, डैश कहलाता है। तो दोस्तों, लक्ष्य से आरंभ करके, क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स को पकड़ेंगे हम, लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है, ठीक है, पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ, पश्चगामी। पश्चगामी का मतलब पीछे की तरफ चलना, पश्चगामी का मतलब क्या हो गया, पीछे की तरफ चलना। तो पश्चगामी कार्यकारी युक्ति, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। पीछे की तरफ चलना, पश्चगामी, पश्च मतलब पीछे, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुक्रिया समुच्चय। अनुक्रिया का मतलब हो गया बार बार प्रयास करना या प्रयास करना। समुच्चय का मतलब हो गया समुच्चय का मतलब हो गया कई सारे, समुच्चय का मतलब हो गया कई सारे, समुच्चय, ग्रुप, समूह, संगठन, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना, यानी कि हम समस्या को पकड़ करके बैठ गए हैं और बार बार उसको हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अनुक्रिया मतलब अनुक्रिया करना, प्रयास करना, क्रिया करना। समुच्चय का मतलब हो गया बार बार, हमने बार बार करके उसका एक समूह बना लिया है। तो इस तरह से आप आंसर को ध्यान में रख सकते हैं। जब हम एक ही तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे, यानी एक ही तरीके से बार बार कोशिश करते रहेंगे, तो क्या बन जाएगा, वो एक समूह बन जाएगा, समुच्चय बन जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्य चर्चा के उद्देश्य डैश को महत्व देते हैं।
प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्य चर्चा के उद्देश्य डैश को महत्व देते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा में किसे महत्व दिया जाता है, देखिए प्रत्यास्मरण और सतत अभ्यास या ड्रिल। प्रत्यास्मरण का अर्थ होता है याद करना। क्या याद करना को महत्व दिया जाता है, नहीं। अभ्यास और ड्रिल नेगेटिव वर्ड है, प्रत्यास्मरण और अभ्यास और ड्रिल नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन जो शब्द है ये पॉजिटिव वर्ड है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन पहले बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। रटन या स्मृति, चीज़ों को रटना, स्मृति याद करना, तो रटना और स्मृति दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। सत्ता के प्रति अनुकूलता, सत्ता का मतलब होता है कक्षा में किसकी सत्ता होती है, तो अगर कक्षा में शिक्षक की सत्ता है, यानी कि जो हमारी कक्षा है वह शिक्षक केंद्रित है, तो वह भी एक रॉन्ग बुरी बात मानी जाती है, गलत बात मानी जाती है। तो 3 ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो एक ऑप्शन बाकी के ऑप्शन से डिफरेंट होता है, अलग होता है, वही हमारा सही आंसर होता है। प्रगतिशील शिक्षा में आलोचनात्मक चिंतन पर जोर दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है। तो देखिए हमें उपयुक्त विधि का पता लगाना है। कैसी विधि, उपयुक्त विधि। मानकीकृत परीक्षण, तो मानकीकृत नेगेटिव वर्ड है, परीक्षण भी नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट है। बच्चों के संप्रत्य बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण, इसको अभी अगला ऑप्शन देख लेते हैं। सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं, यानी तो देखिए सिर्फ और केवल एक ही वर्ड होता है, तो सिर्फ एक नेगेटिव वर्ड है। साल के अंत में परीक्षाएं और वर्ष के अंत में जो परीक्षाएं होती हैं उन पर हमें ध्यान देना चाहिए, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। केवल रॉन्ग नेगेटिव वर्ड है और वर्ष के अंत में परीक्षाएं ये भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। केवल प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्नोत्तरी, तो केवल नेगेटिव वर्ड है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट। प्रत्यास्मरण याद करने पर आधारित प्रश्न पूछना, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बच्चों के संप्रत्य बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण, यानी कि हमें बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर ध्यान देना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप इस बटन पर दबाएंगे तो ये घंटी बन करके आ जाएगी, और जब आप इस घंटी पर दबाएंगे, इस पर दबाएंगे, तो आपको इस तरह के कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे आपको हमारी जब भी कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है। तो देखिए यह छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। तो जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं, क्या वो अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं, तो गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए मानकीकृत जो परीक्षण है वह एक नेगेटिव वर्ड है, जबकि अपसारी चिंतन एक पॉजिटिव वर्ड है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड आपस में सही नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। वे अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं और विविधताओं पर आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। जो मानकीकृत परीक्षण है वह आवश्यकताओं और विविधताओं पर आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग नहीं करते हैं। वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीखता है, तो मानकीकृत परीक्षण ऐसा नहीं मानते हैं। मानकीकृत परीक्षण मानते हैं कि जो बालक हैं वे सभी एक ही गति से सीखते हैं। चौथा ऑप्शन, वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों और संरचनाओं पर आधारित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं वह एकदम कठोर होते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं, एकदम सख्त होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आते हैं, तो विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है, देखिए गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बालक का विकास होता है वह गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन उसमें होते हैं। गुणात्मक का मतलब क्या हो गया दोस्तों, विकास में गुणात्मक
परिवर्तन का मतलब हो गया कि बच्चे के गुणों में भिन्नता होना। जैसे कि कुछ बच्चे के गुण होते हैं, जैसे कुछ बच्चे मान लीजिए झूठ बोलते हैं, जबकि कुछ बच्चों के अंदर झूठ बोलने का गुण नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से गुणात्मक परिवर्तन हो गया। या फिर कुछ बच्चे धीमी गति से सीखते हैं और कुछ बच्चे तेज गति से सीखते हैं, यह भी उनका एक गुण हो गया। अब बात आती है मात्रात्मक। तो देखिए दोस्तों, मात्रा जो विकास होता है वह मात्रात्मक उसमें परिवर्तन होता है। क्यों? देखिए, जो जैसे मान लीजिए बालक है, ठीक है, तो मात्रा का मतलब होता है कि जिसको हम माप सकें, जिसको हम जिसका हम माप सकें, मेजरमेंट हम उसका कर सकें। मात्रात्मक जैसे कि मान लीजिए बच्चे की लंबाई बढ़ना, उसका वजन बढ़ना, उसकी तो जैसे कि बच्चे की लंबाई बढ़ गई मान लीजिए, तो हम बच्चे की लंबाई को माप सकते हैं कि बच्चे की लंबाई कितने इंच बढ़ी है या कितने फीट बढ़ी है। अगर बच्चे का वजन बढ़ेगा तो वजन को भी हम माप सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम माप सकते हैं वह मात्रात्मक परिवर्तन होता है, और जिन चीज़ों को हम माप नहीं सकते वो गुणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, जो गुणात्मक परिवर्तन जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं लेकिन उनको माप नहीं सकते हैं। तो जो विकास होता है उसके अंतर्गत गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जबकि जो वृद्धि होती है, वृद्धि में केवल और केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा, विकास के अंतर्गत गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जबकि वृद्धि में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो देखिए, स्कूल को केवल उन्हीं छात्रों की भर्ती करनी चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा में संवाद कर सकते हैं। तो देखिए, केवल आ गया, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, अनुदेश नेगेटिव वर्ड है। इस वाले स्टेटमेंट में पहले ऑप्शन में बोला जा रहा है कि स्कूल को केवल उन्हीं बच्चों का एडमिशन लेना चाहिए जो कि स्कूल की भाषा में ही संवाद कर सकती हूँ, केवल स्कूल की भाषा को ही बोलती हूँ। तो ये बिल्कुल ही गलत है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें बच्चे को एकदम खुला छोड़ना चाहिए कि वो जिस भाषा का चाहे उस भाषा का बोलते समय प्रयोग कर सकता है, अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है। जो भाषा उसने अपने परिवार के साथ रहकर, समाज के साथ रहकर सीखी है, उस भाषा का प्रयोग वह बिना किसी रोक टोक के कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। तो देखिए, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, ये बात सही है, और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उन्हें आसानी हो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। शिक्षक के द्वारा बालकों की सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो जिस भाषा को आसान समझते हो उस भाषा में चीज़ों को सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा में ही सभी का मूल्यांकन होना चाहिए, यानी कि ये कह रहा है कि केवल स्कूल की भाषा में ही मूल्यांकन होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो ही लिखा हुआ होता है, ही, केवल, सिर्फ, ये नेगेटिव वर्ड आते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। शिक्षक को उन छात्रों को दंडित करना चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा के अलावा अन्य भाषाओं में संवाद करते हैं। तो स्कूल में शिक्षक को उन बच्चों को दंडित करना चाहिए जो बच्चे स्कूल की भाषा के अलावा अन्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो ये बात भी गलत बोली है। बच्चा जिस भाषा का चाहे उस भाषा का प्रयोग कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वह केवल स्कूल के द्वारा निर्धारित भाषा का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? तो शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में पारगमन का विकासात्मक चरण, किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, संवेदनशील चरण वो होता है जिसमें बच्चा तेज गति से सीखता है या फिर बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही स्पीड में सीखता है, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से सीखता है। तो ऐसा समय जिसमें बच्चा जल्दी सीखता है उसको हम संवेदनशील चरण कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है।
अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक कभी कभार ही इस्तेमाल की जानी चाहिए, गलत है, कभी कभार नहीं, जबकि हमें ये रेगुलर इस्तेमाल करनी चाहिए। अधिगम की गति को बाधित करेगी, यानी कि जो अध्यापिका है वह क्या करती है, वह विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। मतलब कि वह एक तरह से अपने विद्यार्थी की सहायता करती है। तो विद्यार्थी की सहायता करना अध्यापक के द्वारा क्या ये बच्चे को सीखने में बाधा उत्पन्न करेगा? नहीं करेगा, बल्कि बच्चे की मदद करेगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अर्थहीन है, शिक्षक के द्वारा बालक की मदद करना अर्थहीन है, उसका कोई अर्थ नहीं है, गलत। ऑप्शन नंबर 4, अधिक संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। तो शिक्षक के द्वारा बालक की सहायता करना उसके कौशल के विकास में मददगार होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित कर देता है या फिर उल्टा कर देता है, डैश कहलाती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम कुछ वर्ड्स को पकड़ेंगे, केवल शब्दों को हटा देता है, यानी कि वह कुछ शब्दों को वो बच्चा जब चीज़ों को पढ़ रहा होता है तो वह कुछ शब्दों को हटा देता है, उन्हें पढ़ना भूल जाता है। प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कि वह क्या करता है, बी को डी लिख देता है, एम को डब्ल्यू पढ़ लेता है, या फिर उल्टा कर देता है। उल्टा करने का मतलब है बी को डी लिखना। तो दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि अगर बच्चा बी को डी लिख रहा है, एम को डब्ल्यू लिख रहा है तो यह लिखने से संबंधित विकार हो गया। ये लिखने से संबंधित विकार बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह पढ़ने से संबंधित विकार है। अगर बच्चा शब्दों को हटा देता है या शब्दों को प्रतिस्थापित कर देता है या फिर उल्टा कर देता है तो इसको हम पढ़ने से संबंधित विकार कहते हैं, यानी कि पढ़ने में कठिनाई। और जब बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसे हम पठन वैकल्य या फिर वाचन वैकल्य कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको डिसलेक्सिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? अधिसंज्ञान कहलाती है। अधिसंज्ञान का मतलब हो गया, अधि का मतलब अपने आप में, संज्ञान का मतलब सोच विचार करना। तो जब बच्चा अपने आप में ही सोच विचार करता है तो उसी को हम अधिसंज्ञान कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा भी है, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन, यानी कि बच्चा अपनी ही सीखी हुई चीज़ों में परिवर्तन कर रहा है, अपने आप में ही सोच विचार कर रहा है। तो अधिसंज्ञान, यानी कि वह अपने आप में संज्ञान पर सोच विचार कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सी उपावस्था लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों अच्छा लड़का अच्छी लड़की जो अवस्था होती है वो, और कानून के पालन करने की जो अवस्था होती है, ये दोनों ही पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। तो देखिए इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की जो अभिविन्यास है वो तो दिया हुआ नहीं रखा है, लेकिन इसमें अनुबंधन, नैतिकता एवं अधिकार व कानून, तो इसमें क्या आ गया, एक शब्द कानून आ गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो कानून हो गया, यानी कि जो कानून व्यवस्था हो गई, या फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की जो अभिविन्यास हो गए, ये सभी पारंपरिक चरण में, पारंपरिक अवस्था में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित। तो ये ऑप्शन गलत है। शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बालक केंद्रित होनी चाहिए। अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्यों? तो ये अन्वेषण प्रेरित का मतलब हो गया खोज को प्रेरित करना, रिसर्च को प्रेरित करना। तो ये पॉजिटिव वर्ड है। खोज उन्मुखी, खोज करना, बालक के द्वारा खोज करना, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन्हीं को प्रस्तावित करती है। ऑप्शन नंबर 3, परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख। क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि बच्चों को केवल परीक्षा के लिए सीखना चाहिए? बिल्कुल गलत। परीक्षा के लिए नहीं सीखना है, बल्कि उन्हें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन में आगे प्रोग्रेस करने के लिए सीखना चाहिए, अधिगम करना चाहिए। वेदन और अभ्यास पर आधारित। तो वेदन और अभ्यास दोनों ही नेगेटिव वर्ड हैं,
तो ये भी नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन सेम है, एक दूसरा ऑप्शन डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। तो बच्चा क्या हासिल नहीं कर पाया है? बच्चा श्रेणीबद्ध वर्गीकरण करने की क्षमता हासिल नहीं कर पाया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चा श्रेणीबद्ध वर्गीकरण करने की क्षमता, यानी देखिए दोस्तों, वर्ण इसमें दे रखा है वर्ण, क्या दे रखा है? वर्ण। वर्ण का मतलब होता है रंग। तो ऑप्शन क्वेश्चन में भी देखिए लाल रंग के बारे में बोला गया है, नीले रंग के बारे में बोला गया है, और यहाँ पर भी वर्णीकरण। तो वर्ण का मतलब होता है रंग। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर पता लगा सकते हैं, ये केवल एक याद रखने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? तो दोस्तों, जो समकक्षी समूह होते हैं वह समाजीकरण के द्वितीयक कारक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो समकक्षी समूह होते हैं वह समाजीकरण के द्वितीयक कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, यह द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं होता है, गलत। यह द्वितीयक समाजीकरण का कारक होता है। बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है। निरर्थक भूमिका का मतलब है कि समकक्षी समूहों का बच्चों के लिए कोई भी लाभ नहीं होता है, तो ये कोई भी अर्थ नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समकक्षी समूह का बच्चे के अधिगम के लिए अर्थ होता है। बच्चों के सामाजिकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। समकक्षी समूहों की बच्चों के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? तो अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्यों? देखिए, सम्मिलित करना एक पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि अच्छा वर्ड है, ठीक है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, सही स्टेटमेंट है। विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करना, यानी कि बच्चे के द्वारा स्कूल में सीखी गई जानकारी और बाहरी संसार में, यानी कि विद्यालय के बाहर सीखी गई जानकारी को हमें सम्मिलित करना चाहिए, एक दूसरे से जोड़ना चाहिए। तो जोड़ना एक पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है। तो देखिए, याद करना नेगेटिव वर्ड है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अधिगम को केवल नेगेटिव वर्ड है। पेपर पेंसिल आधारित मानकीकृत परीक्षा, ये भी नेगेटिव वर्ड है, तो पूरा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। पूरा की पूरी जो बात बोली गई है वह गलत हो गई। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलनी चाहिए, यानी कि बच्चा जब चीज़ों को सीख रहा हो तो उसको जो जानकारी है वो केवल नेगेटिव वर्ड है, केवल शिक्षक के द्वारा मिलनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे की जो अधिगम प्रक्रिया है वह स्कूल के बाहर भी होती है, जैसे कि परिवार के सदस्यों के द्वारा। तो केवल नेगेटिव वर्ड है, तो यह कथन भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है? यहाँ कह रहा है कि प्रभावशाली नहीं है, तो चारों ऑप्शंस में से जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा वही हमारा आंसर होगा। नहीं वाले क्वेश्चंस में जो रॉन्ग स्टेटमेंट होता है वही हमारा आंसर होता है, जो गलत कथन होता है वही हमारा उत्तर होता है। बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग की सीख देना, बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना, तो यह सही स्टेटमेंट है। बच्चों को उनके सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को प्रश्नों के उत्तर निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, यानी कि हमें बच्चों से कहना चाहिए कि जो बोर्ड पर उत्तर लिखे हुए हैं उनको नकल करके ही आप क्वेश्चंस के आंसर लिख दो। तो नकल उतारने के लिए कहना एक नेगेटिव वर्ड है। निष्क्रिय, नकल, ये सभी क्या है? नेगेटिव वर्ड है। तो ये पूरा जो हमारा कथन है वह गलत कथन हो गया। ऑप्शन नंबर 4, संप्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की
सहायता, संप्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी कि हम अगर नक्शे के जरिए बच्चे को कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो इसमें हमें बच्चों की सहायता करनी चाहिए। बच्चों को स्मृति सहायक विधियों एवं खंडीकरण के उपयोग की सीख देना, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 3 है, नकल उतारने के लिए कहना, यही हमारा यह तरीका प्रभावशाली नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर का मतलब होता है आंतरिक, अंतर का मतलब क्या होता है? आंतरिक। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, केवल कुछ वर्ड्स को ही पकड़ना है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें क्वेश्चन के केवल कुछ वर्ड्स को ही पकड़ना होता है। देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, ये तो हमें पता ही है। देखिए, आंतरिक भावनाओं, यहाँ क्या लिखा हुआ है? आंतरिक, उनका प्रयोग करके अपने आचरण, यानी कि जो बालक है वह अपने आप के बारे में ही बात कर रहा है, अपनी आंतरिक भावनाओं के बारे में ही बात कर रहा है। और यहाँ ऑप्शन में दे रखा है अंतर का मतलब भी क्या होता है? आंतरिक। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बच्चा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के बारे में, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की योग्यता से संबंधित है। प्राकृतिक बुद्धि जो होती है उसका अर्थ होता है जैसे जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सभी प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अब आती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो दोस्तों, आपको अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर बच्चा अपने आप के बारे में कोई भी बात कह रहा है तो वह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आएगा। और अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि यदि एक बच्चा अपने साथी या फिर किसी दूसरे बच्चे की मनोदशाओं या उसकी भावनाओं का पता लगा सकता है, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर, देखिए यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है अंतर करने के लिए हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है? 2 चीज़ों की, 1 2। अंतर करने, हम किसी भी चीज़ में अंतर तभी कर पाएंगे जब हमारे पास 2 चीज़ें उपलब्ध होंगी। तो क्वेश्चन में बोला जाता है कि यदि एक बच्चा दूसरों की मनोदशाओं भावनाओं को पता कर सकता है, तो यहाँ पर 2 लोगों के बारे में बात की जाती है, इसलिए वहाँ पर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का उसका आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आंतरिक शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है? तो देखिए, सृजनात्मक, ये सही है। स्वलीन, इसको अभी छोड़ देते हैं ऑप्शन को। बाकी ये देखिए, अधिगम विकार मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है? तो देखिए दोस्तों, जो समावेशी शिक्षा होती है, समावेशी शिक्षा हर एक बच्चे के लिए उपयुक्त स्तर मान रखती है। चाहे बच्चा कैसा भी हो, चाहे बच्चा पढ़ने में होशियार हो या फिर कमज़ोर हो, या उसमें किसी भी प्रकार के विकार हों, पठन वैकल्य मतलब पढ़ने में कठिनाई हो, लिखने में कठिनाई हो, भाषात्मक कठिनाई हो, किसी भी तरह की कठिनाई हो, जो समावेशी शिक्षा होती है वो सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करती है, सभी बच्चों को समान रूप से देखती है और समान रूप से सभी बच्चों के लिए लाभकारी होती है। तो चारों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। CDP के 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो के नीचे ये सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, इस बटन पर दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब आप इस सब्सक्राइब पर दबाएंगे तो इस तरह की बेल बन करके आएगी, घंटी बन के आएगी। जब आप इस घंटी पर दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। दोस्तों, इससे ये होगा कि हम जब भी कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।